डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजी इजी में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विमाओं के बारे में। कक्षा 11 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये केवल कक्षा 11 के दृष्टिगत ही इम्पोर्टेंट नहीं है, नीट और जेई के एग्जाम में भी इससे बहुत सरल सा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जरा पहले हम इस एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। आप देख रहे हो कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय, और आई थिंक यू आर फैमिलियर विद दिस वेरी सिंपल फॉर्मूला। तो अगर हम देखें वेग का जो मात्रक है उसमें विस्थापन आ रहा है तो अर्थात वो लंबाई का एक मात्रक आएगा, और अपॉन समय है तो समय का मात्रक आएगा। तो वेग के मात्रक को डिफाइन करने के लिए हमें लंबाई का मात्रक और समय का मात्रक चाहिए। तो वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? लंबाई का मात्रक उसकी घात 1 है, और समय का मात्रक क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो उसकी घात क्या हो जाएगी? -1। तो एक्चुअली जो ये घातें हैं +1 -1, ये घातें ही विमाएं कहलाती हैं। तो विमाओं का सीधा सा अर्थ ये है कि किसी भी भौतिक राशि में हमारे पास जो मूल राशियां हैं वो कितनी बार आई हुई हैं। तो हम कह सकते हैं भौतिक राशियों की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर घात 1 लंबाई के मात्रक पे चढ़ाई हुई है और समय के मात्रक पे -1 घात चढ़ाई हुई है, और इससे हमारे पास वेग का मात्रक निकल रहा है। तो हमने वेग के मात्रक को निकालने के लिए जो मूल राशि लंबाई और समय के जो मात्रक हैं उन पर कुछ घातें चढ़ाई, वही क्या कहलाएंगी? विमाएं कहलाती हैं। विमाओं में जब हम व्यक्त करते हैं तो लंबाई के लिए L का प्रयोग, द्रव्यमान के लिए हम M का प्रयोग और समय के लिए T का प्रयोग किया जाता है। ऑब्वियसली इनको हमेशा ब्रैकेट में रखा जाता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके भीतर इनको रखा जाता है। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई क्योंकि हमारे पास मूल राशि है उसको अभी हमने डिस्कस किया था कि L से डिनोट करते हैं। चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई है, उसको भी L से डिनोट करेंगे। तो L इंटू L हमारे पास L की पावर 2। तो क्षेत्रफल की जो विमा होगी L स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को L से डिनोट करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास L की पावर 3। तो ये हमारे पास आयतन की विमा आ गई। चाल बराबर दूरी बटे समय, और याद रखिए कि अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है तो यही हमारे पास वेग भी हो जाता है, तो दोनों की विमाएं एक ही होंगी। तो चाल हमारे पास दूरी के लिए L यूज कर लिया, अपॉन समय के लिए T यूज कर लिया। सो L न्यूमरेटर में है तो एज इट इज रहेगा, T डिनोमिनेटर में है तो उसको ऊपर लाएंगे तो हर में उसकी घात 1 है, अंश में आके उसकी घात -1 हो जाएगी। तो हमारे पास चाल कहें या वेग कहें, दोनों की विमाएं क्या हैं? LT-1 हो जाएगी। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय, और वेग परिवर्तन दैट मीन्स वेग, और वेग का हमारे पास जो विमा है LT-1 हमने यहाँ पे रख लिया, और समय हमारे पास T है। तो ये T अब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये T की पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाके फिर से -1 हो जाएगा। ऑलरेडी -1 है, फिर से T की पावर -1 होगा तो T की पावर -2। बल का फॉर्मूला द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान के लिए M, त्वरण के लिए अभी निकाला LT-2, सो इट विल बिकम द MLT-2। कुछ और देख लेते हैं। कार्य बल इंटू विस्थापन। बल के लिए भी हमने चेक किया MLT-2, और विस्थापन क्योंकि लंबाई है तो L यूज होगा। तो अब हमारे पास L और L की पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमारे पास विमा बन जाएगी ML² T की पावर -2। इसी प्रकार घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान के लिए M और आयतन L³ डिनोमिनेटर में, और ये जब न्यूमरेटर में आएगा तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा, ML⁻3। संवेग द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान के लिए M,
वेग LT माइनस 1, so it will become the MLT माइनस 1। नेक्स्ट कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप भी हमारे पास लेंथ हो गई और त्रिज्या भी हमारे पास लेंथ हो गई, सो L अपॉन L। न्यूमरेटर में L की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में भी L की पावर 1 है। डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे, L की पावर -1 हो जाएगा, तो L की पावर +1 -1 L की पावर 0। एंड किसी भी राशि की घात अगर शून्य है तो उसका मतलब 1 होता है, अर्थात कोण हमारे पास क्या है, विमाहीन राशि है। कोण हमारे पास कैसी राशि है, विमाहीन राशि है, अर्थात इसकी कोई विमा नहीं होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोण का मात्रक होता है जिसको हम रेडियन कहते हैं, लेकिन इसकी विमा नहीं होती है। जरा दूसरे एग्जाम्पल पे ध्यान देंगे, विकृति, और ये लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई है। ये इस पर निर्भर करता है कि विकृति कौन सी है, तो ये हम अनुदैर्ध्य विकृति मान सकते हैं इसको। तो लंबाई में वृद्धि तो L, और प्रारंभिक लंबाई भी L से ही डिनोट करेंगे। सो इसकी भी जो विमा आएगी वो क्या है, L की पावर 0, अर्थात इसकी भी कोई विमा नहीं है। लेकिन विकृति का कोई मात्रक भी नहीं होता है, क्योंकि लंबाई में वृद्धि का मात्रक क्या है, मीटर आएगा, प्रारंभिक लंबाई भी मीटर आएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि अर्थात ये जो विमाएं हैं इनका उपयोग क्या है। तो इसका जो पहला उपयोग है, हम इसकी सहायता से किसी भौतिक समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण कर सकते हैं। अर्थात इससे हमको ये पता चलता है कि कोई समीकरण यदि हमको दी हुई है तो क्या वो सत्य है अथवा असत्य है, यानी कि वो करेक्ट है या नहीं है। अब इसका पता कैसे लगाते हैं, इसको पता करने के लिए हम समीकरण के दोनों पक्षों को यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ध्यान से देखेंगे और दोनों की विमाओं को चेक करेंगे। यदि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ की विमाएं बराबर आ रही हैं, तो जो समीकरण हमको दी है वो क्या होगी, सही समीकरण होगी। और यदि दोनों तरफ की विमाएं बराबर नहीं आ रही हैं तो दी हुई जो इक्वेशन है वो क्या है, गलत है। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज और भी हम ध्यान रखेंगे कि हम केवल उन्हीं राशियों को जोड़ या घटा सकते हैं जिनकी विमाएं क्या होती हैं, समान होती है। तो इन्हीं बातों को हम ध्यान में रखते हुए आगे देखते हैं। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के समीकरण S = ½ GT² की सत्यता की जांच विमीय विश्लेषण से करना। मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड, आप पहले इस चीज को समझ लीजिए। जैसे कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, जब मैं इसको सिंपली रिलीज करता हूं, मैंने केवल इसको छोड़ा है, तो इसको कहते हैं मुक्त रूप से गिरना। अर्थात इसका जो प्रारंभिक वेग है वो क्या है, 0 है। अर्थात मैंने इसको फेंक ऐसे जोर से नहीं दिया, मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं दी, तो इसको कहते हैं मुक्त रूप से गिरना। और ये गति का जो द्वितीय समीकरण है S = ut + ½ at² का ही एक रूप है, क्योंकि u प्रारंभिक वेग 0 हो गया है, मुक्त रूप से गिर रहा है, तो पहला टर्म 0 हो जाएगा। और चूंकि ये गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है तो a को g से रिप्लेस कर लिया, S = ½ GT²। अब इसकी हम सत्यता की जांच करते हैं, क्या ये समीकरण सही है अथवा गलत है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास s है, यानी कि चली गई दूरी, तो s की जो विमा होगी, क्योंकि दूरी है तो वो क्या होगी, L होगी। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड की विमा निकाल ली। अब हम राइट हैंड साइड की विमा को देखेंगे। तो राइट हैंड साइड का टर्म हमारे पास ½ GT² है। हाफ क्योंकि आंकिक मान है, इनकी कोई विमा नहीं होती है, तो हम इनको छोड़ देते हैं। तो हमारे पास केवल टर्म बच गया g की विमा इंटू t की विमा, और उसका क्या है, स्क्वायर। तो g हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण, और अभी हमने गुरुत्वीय त्वरण की विमा LT - 2, t हमारे पास समय, उसकी विमा कैपिटल T, और उसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बाहर क्या है हमारे पास, पावर 2 है, तो उसका स्क्वायर कर लिया। अब जरा इस टर्म पे ध्यान दीजिए, यहाँ t की पावर -2, यहाँ t की पावर 2, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। -2 + 2 0, t की घात 0, 1 हो जाएगा, 1 × L। तो हमारे पास राइट हैंड साइड की जो विमा आ गई वो कितनी आ गई, L आ गई। और इस प्रकार आप देख सकते हो कि LHS = क्या हो गया, RHS, यानी कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो गया। तो इसका मतलब जो हमारे पास समीकरण दी हुई है वो कैसी समीकरण है, सही समीकरण है। एक दूसरा एग्जाम्पल हम और चेक कर लेते हैं। सरल लोलक के आवर्तकाल के समीकरण T = 2π L/g की सत्यता की जांच विमीय विश्लेषण से
करना। हमारे पास इक्वेशन दी हुई है t इज इक्वल टू 2 पाई L बाई जी। पहले लेफ्ट हैंड साइड t आवर्तकाल है, काल यानी कि समय, समय की विमा हमारे पास t। अब राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड में हमारे पास हम देख रहे हैं पहला टर्म 2 है, 2 की कोई विमा नहीं, पाई भी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है 22/7, तो इसकी भी कोई विमा हमारे पास नहीं। L अपॉन जी, तो L की विमा अपॉन जी की विमा, तो L लेंथ हो गई, लेंथ की विमा L हो गई, अपॉन जी हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण है और उसकी विमा हो गई LT-2। L से L कैंसिल हो जाएगा और अब हमारे पास बचेगा 1/T⁻²। अब ये डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म है इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी घात -2 है। तो जब हम न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, अंश से हर, या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, हर से अंश की ओर ले जाते हैं तो घात का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। इस केस में t⁻² डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा t²। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो विमा आ रही है वो t आ रही है और राइट हैंड साइड में जो विमा आ रही है वो t² आ रही है। इसका मतलब LHS की जो विमा है वो RHS के बराबर नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो सीधा सा इसका मतलब कि हमारे पास जो समीकरण दी हुई है वो गलत है। तो हमने देखा इसका पहला उपयोग कि हम इसकी सहायता से चेक कर सकते हैं कि कोई समीकरण सही है या गलत है। इसका दूसरा उपयोग हम देखेंगे विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। अर्थात यदि हमें यह मालूम हो कि कोई भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर कर रही है तो हम उन भौतिक राशियों के बीच में एक संबंध, जिसको कि हम समीकरण कहते हैं, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम विमीय विश्लेषण से ही देखेंगे। सरल लोलक का आवर्तकाल t धागे की लंबाई L तथा गुरुत्व त्वरण g पर निर्भर करता है और यदि ऐसा है तो अब हमें इसके बीच में संबंध स्थापित करना है। तो हम इसके लिए मान लेते हैं कि जो हमारे पास आवर्तकाल है t वो L और g पर जो निर्भर कर रहा है, तो L की कोई भी हम घात ले सकते हैं। हम कह रहे हैं कि L की घात a पर और g की घात b पर निर्भर कर रहा है। तो जिन जिन राशियों पर निर्भर कर रहा है उनकी किन्हीं घातों पर निर्भर कर रहा होगा, उसका मान 0 भी आ सकता है, उसका मान 1 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, वो तो सॉल्व करके आएगा। तो t इज प्रोपोर्शनल L⁴ एंड g⁴ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट यूज किया जाता है। तो हमने यहाँ पर एक नियतांक k यूज कर लिया है और अब हम दोनों तौर की विमाएं रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आवर्तकाल, उसकी विमा t हो गई। राइट हैंड साइड में हमारे पास पहला टर्म k है, k हमारे पास क्योंकि नियतांक है उसकी कोई विमा नहीं। दूसरा पद हमारे पास L है और लंबाई की जो विमा होती है कैपिटल L, उसकी पावर a आ गई। दूसरा टर्म हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण है और त्वरण का जो विमा होती है वो है LT-2, उसकी पावर b। वेल ओके, नाउ लुक हियर, हमारे पास इस टर्म में L की पावर a है और इनटू यहां से L की पावर कितनी है, b है। L की पावर इसमें क्या है, b भी है और L की पावर a भी है। तो कुल मिलाकर हम इसको लिख सकते हैं t देखो लेफ्ट हैंड साइड में था तो L की पावर हम लिख सकते हैं a प्लस b, क्योंकि L की पावर a इंटू L की पावर b इज इक्वल टू L की पावर a प्लस b। और t की पावर कितनी आ जाएगी, -2 अंदर थी, ब्रैकेट के बाहर b था तो -2 इंटू b -2b। अब हम दोनों तरफ की विमाओं को क्या करेंगे, बराबर रखेंगे, क्योंकि ये हम जानते हैं कि अगर समीकरण को सत्य होना है तो विमीय रूप से इसको संतुलित होना चाहिए। विमीय रूप से संतुलित होने के लिए दोनों तरफ की विमाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर L की विमा a प्लस b और लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं L की कोई विमा है नहीं, L का कोई टर्म नहीं है, तो इट इज अ 0। फिर दूसरा टर्म हमारे पास t की पावर -2b है एक राइट हैंड साइड में और यहाँ पर t की पावर 1 है। ओके, पहले समीकरण को सॉल्व कर लेते तो यहां से हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। अब हमारे पास b की वैल्यू निकल गई, इस b की वैल्यू को पुट कर लीजिए इस समीकरण में। तो इस समीकरण में हम रखेंगे तो a b की जगह -1/2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो वी विल सॉल्व इट। a की वैल्यू जो हमारे पास आई वो आ गई 1/2। अब हमारे पास a की वैल्यू और b दोनों की वैल्यू आ चुकी है और इसको हम समीकरण में रख लेंगे t इज इक्वल टू k L की पावर a एंड g की पावर b वाले समीकरण में। तो t इज इक्वल टू k L की पावर a था तो पावर a की जगह हाफ आ गया, g की पावर b थी तो
बी की जगह -½ आ गया। ये पावर कितनी है, -½ है, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है T इज इक्वल टू जी की पावर -½ था, तो इसको हमने डिनोमिनेटर में ले गए, जी की पावर क्या हो गया, +½ हो गया। पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि के √L/G। ये अंडर रूट कहां से आया, क्योंकि L की पावर भी हाफ थी और G की पावर भी क्या है, हाफ है। तो हमारे पास T इज इक्वल टू के √L/G। अब किस के हमारे पास कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू होती है 2π √L/G आ गया। थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है विमाओं का कि हम इसकी सहायता से ये पता नहीं चलता है कि जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी है। और क्योंकि हमने पहले वाला एग्जांपल देखा था वहां 2π था, तो इट इज वेरी सर्टेन दैट कि के की वैल्यू यहां पर क्या है, 2π है। तो पहले वाले जो हमने जब चेक कर रहे थे वहां अंडर रूट नहीं था, दैट्स वाई वो समीकरण क्या आई, गलत आई। और जब हम देख रहे हैं कि जो इसका सही समीकरण है वो क्या है, T इज इक्वल टू 2π √L/G। तीसरा उपयोग, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। यानी कि अगर हमारे पास पद्धति यानी कि MKS सिस्टम में कोई वैल्यू दी हुई है, उसको CGS सिस्टम में निकालना है या FPS सिस्टम में निकालना है, या CGS से हमें SI सिस्टम में निकालना है, तो हम विमाओं की सहायता से उसको कर सकते हैं। इसको करने के लिए मान लो कि हमारे पास किसी भौतिक राशि की जो विमाएं हैं वो द्रव्यमान में A, लंबाई में B और समय में C हो, अर्थात वो M की पावर A पर डिपेंड कर रही हो, L की पावर B पर डिपेंड कर रही हो, T की पावर C पर डिपेंड कर रही हो, तो उसका जो विमेय सूत्र होगा M की पावर A, L की पावर B एंड T की पावर C होगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे मैं कहूं कि वेग है 30 मीटर प्रति सेकेंड, तो ये मीटर की पावर यानी कि मीटर यानी कि लंबाई हो गया, उसकी पावर 1 पर निर्भर कर रहा है, सेकंड की पावर -1 पर निर्भर कर रहा है। अब मान लो मैं कहूं कि भाई 1 मीटर को हमें किस में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। सो इन जनरली वी नो दैट्स वन कि 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर यानी कि जब मैं कोई राशि कह रहा हूं तो उसका एक आंकिक मान है, और मैंने उसको लिख दिया कि उस राशि को मैंने कहा कि N1 क्या है, जो 1 सेंटीमीटर में कह रहा हूं या 30 मीटर पर सेकंड में कह रहा हूं, तो उसमें जो 30 है या 1 है उसकी वो क्या है, N1 है। और जो मैं कह रहा हूं कि मीटर प्रति सेकंड है या सेंटीमीटर है या मीटर है, वो क्या है, M1 की पावर A, L1 की पावर B एंड T1 की पावर C। अब मैंने कहा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो बीच में इक्वल का निशान है, और N2 क्या हो गया, 100, और ये जो M2 की पावर A, L2 की पावर B एंड T2 की पावर C है, ये क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। यानी कि एक पद्धति में मात्रक मीटर में था, दूसरे में क्या है, सेंटीमीटर में है। और बाकी क्योंकि इस जो एग्जाम्पल मैंने लिया है तो इसमें केवल लेंथ था, तो इसलिए L आया है केवल, यानी कि L वाला टर्म ही आएगा। यदि मैं कहूं कि वेग हमारे पास किसी वस्तु का 30 मीटर प्रति सेकंड है और आपको इसे किलोमीटर प्रति मिनट में बदलना है, तो वहां पर क्या आएगा, हमारे पास लेंथ का भी आएगा और समय का भी आएगा। और इसी प्रकार यदि बल के बारे में कहा जाए तो वहां द्रव्यमान का भी आएगा और समय का भी आएगा। तो यहां से हमें N2 निकालना है। N2 इज इक्वल टू हमारे पास N1 अपनी जगह, M1 देखिए M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C अपनी जगह पे है। ये पूरा टर्म हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो M क्या हो जाएगा, M1 की पावर A अपॉन M2 की पावर A, दोनों की पावर A है तो हमने एक साथ ही लिख दिया M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 की पावर B अपॉन L2 की पावर B, दोनों की पावर B है तो एक साथ लिख लिया, और ऐसे ही हमने T1 बाई T2 की पावर C कर लिया। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसका, कि हमारे पास दिया हुआ है लकड़ी का घनत्व 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, SI पद्धति में इसका मात्रक ज्ञात कीजिए। और आप देख रहे हो कि ये हमारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये हमारे पास CGS सिस्टम में दिया हुआ है, जिसमें हमारे पास द्रव्यमान को ग्राम में और लंबाई को सेंटीमीटर में नापा गया है।
SI सिस्टम में हम द्रव्यमान को किलोग्राम में और दूरी को मीटर में नापते हैं। तो हमारे पास दिया है घनत्व 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था। सेंटीमीटर क्यूब को हम याद रखिए, जब भी हम डायमेंशंस में काम करते हैं, विमाओं के बारे में काम करते हैं, तो हम डिनोमिनेटर्स के टर्म को न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो सेंटीमीटर को न्यूमरेटर में ले गए, उसकी पावर क्या हो गई -3। SI पद्धति में इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो मान लो उसकी वैल्यू वहां N2 हो जाती है, तो ग्राम किस में आ जाएगा, किलोग्राम में, और सेंटीमीटर किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। बाकी पावर चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ ग्राम की पावर हमारे पास 1 है तो किलोग्राम की पावर भी 1 रहेगी। सेंटीमीटर की पावर -3 है तो मीटर की पावर भी क्या रहेगी, -3 रहेगी। तो N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 ओवर L2 की पावर B, T1 ओवर T2 की पावर C। ये अभी फॉर्मूला हमने देखा था। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे। N2 इज इक्वल टू, देखिए N1 की जगह हमारे पास 0.5, पहला टर्म है द्रव्यमान M1 और वो पहले किसमें है, ग्राम में। तो पहले ये ग्राम में था तो हमने यहाँ पे ग्राम रख दिया, और फिर हमें किसमें चेंज करना है, किलोग्राम में, अपॉन M2 की जगह क्या हो गया, किलोग्राम हो गया। L1 पहले उसमें सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर, यहाँ पे आप देख लेंगे सेंटीमीटर है। फिर हमें किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर में, तो हमने यहाँ मीटर रख दिया। और चूंकि इसकी पावर -3 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, पावर -3 आ जाएगी। नाउ पुट द वैल्यू। ग्राम अपनी जगह है किलोग्राम, यानी कि किसके बराबर, 1000 ग्राम के बराबर। सेंटीमीटर अपनी जगह है और मीटर की जगह हमने 100 सेंटीमीटर। 0.5 अपनी जगह पर है, ओके। 1000 भी अपनी ही जगह पर है। यहां हमारे पास डिनोमिनेटर में 100 की पावर कितनी है, -3 है। तो जब ये ऊपर जाएगा, एक्चुअली यहां पर ये टर्म क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास 1 अपॉन 100 इज टू पावर -3, अर्थात 1 की पावर भी -3 और 100 की पावर भी -3। न्यूमरेटर में 1 की पावर -3, तो 1 की पावर कितनी भी क्यों ना हो वो 1 ही होगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 100 की पावर -3 है। तो इसको कहां ले जाएंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 100 की पावर 3। और 100 की पावर 3 का मतलब होता है 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 टाइम्स। 1 0 cancel with this 1 0, this 0 cancel with this 0, this 0 cancel with this 0. So you have N2 is equal to 500, और मात्रक क्या हो जाएगा, जिसमें हम बदल रहे थे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। So these were the uses of the dimensions. ये हमारे पास विमाओं के उपयोग थे और परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा।